तो सर वो अटेंडेंस तो चेंज कर दे। जी वसीम अफजल क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी सही? जी सर ठीक है, आवाज आ रही है सर। वो मैंने कहा कि अटेंडेंस तो चेंज कर दे। क्यों अटेंडेंस क्या शो ही नहीं हो रही? नहीं सर, वो 8 से 8:30 की थी। अच्छा चलो मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, तो अच्छा क्लास ये मैं ना थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपको पता है हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ हुआ है वो है मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स वाला। ठीक है, और मैग्नेटिज्म इन सॉलिड के अंदर बेसिकली हमने जो स्टडी करना है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक। ठीक है, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो। थ्योरी ऑफ, आप लिख सकते हैं डायनामिक थ्योरी के आगे आप लिखें क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक। बेसिकली स्टडी तो ये करना, लेकिन अब उससे पहले एटलीस्ट ये तो पता होना कि डायमैग्नेटिक क्या होता है। इस तरह फेरोमैग्नेटिक की थ्योरी है और इसी तरह पैरामैग्नेटिक की थ्योरी है। एक साइंटिस्ट लैंग्वेज उसके नाम पर ही है। ठीक है जी, तो इसलिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हुए आगे चलेंगे जहाँ पर हम ये थ्योरी इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है थोड़ा सा इसमें जो मैंने आपको बताना था। अच्छा तो कितने के लोग आ गए जनाब वाला? 6 लोग बस। ये तो हाफ क्लास भी नहीं हुई, सो रहे हैं बाकी अभी? क्यों जो वसीम अफजल, बाकी सो नहीं जी रहे? सर। जी सर, पता नहीं सर, मेरे पास तो अभी भी लाइट भी नहीं है, मैंने फिर भी ज्वाइन किया हुआ है। मेरी भी बैटरी है 24% ही। हम्म। लाइट रात के बाद सर बहाल ही नहीं हो सकी अभी तक। रात को समय बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट ख़राब हुई है सबकी। जी सर, तो अभी तक हमारी साइड पे बहाल नहीं हो सकी, 24% है जस्ट। अच्छा जी, तो अभी तक टाइम जो है वो चल रहा है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, फिर आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। लेकिन अब आपको ये जो है ना शो होगी होगी अटेंडेंस और आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस मार्क करके गायब कहीं नहीं होना, अदरवाइज फिर तुम लोग की जो है ना खैर कोई नहीं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो खैर अब हम थोड़ा सा वही आगे चलते हैं।
मैंने दूसरे सेशन की जो है ना अपडेट कर दी है, जो हमारी क्लास नेक्स्ट है ना वो भी मेरे ख्याल हमारी, क्योंकि ये रमज़ान की टाइमिंग थी तो रमज़ान की टाइमिंग जो थी ना वो थोड़ी सी हमारे लिए था इशू, तो बहरहाल वो मैंने वहाँ पर कर दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो पहली तो बात ये है कि जो लास्ट हमारा एक क्विज भी है इस सेशन में, एक क्विज नेक्स्ट सेशन में है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग उसको इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ये जो सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं कोई 8 मिनट, क्योंकि आपको पता है कि 2 सेशन के जो मैं ब्रेक होती है हम वो एंड पे करते थे, लेकिन इस दफ़ा मैं करूँगा ये कि एक सेशन के बाद मैं ब्रेक करूँगा कोई 8-9 मिनट्स की, फिर मैं नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करूँगा, ठीक हो गया। पहले तो बात ये हो गई। अच्छा, तो हमने, अगर आपको याद हो, हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था ना उसमें कुछ हमने स्टडीज कुछ चीज़ें बातें की, जिसमें हमने मैग्नेटाइजेशन देखी थी, एक्सेसिबिलिटी हमने देखी थी, परमेबिलिटी देखी थी, ठीक है। फिर हमने इनके यूनिट वगैरह देखे, फिर हमने देखा सेंट्रल फीड अगर अप्लाई करेंगे तो बिहेवियर कैसा होगा। फिर रिलेटिविटी परमेबिलिटी हमने देखी, इसी तरह मैग्नेटिक ससेबिलिटी हमने देखी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी, मगर वहाँ पर अब बात ये है कि वो चीज़ें देखने से होता ये है कि हम उसको एट द एंड डिफाइन करते हैं कि वही मैग्नेटिक में ये कैसी होंगी, डायमैग्नेटिक में कैसी होंगी, फेरोमैग्नेटिक में कैसी होंगी और पैरामैग्नेटिक में कैसी होगी। तो इसीलिए ये सारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और आपके टॉपिक में जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने ये स्टार्ट में ही दे रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर ये थ्योरी स्टार्ट हो जाएंगी। तीनों सेपरेट सेपरेट थ्योरीज हैं लैंग्वेज की। क्लासिकल थ्योरी है डायमैग्नेटिक की, इसी तरह से वो थ्योरी है पैरामैग्नेटिक की, फिर उसी तरीके से थ्योरी है फेरोमैग्नेटिक की। तो खैर, अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको, क्योंकि हम ये मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी वगैरह पढ़ चुके हैं, इसको मैं यहाँ पर ज़रा कर रहा हूँ प्रूव वगैरह। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी हम लोग रीड आउट तो सारी कर ली है, लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट लेके चलूँगा कि आपको शायद याद था कि हमने उसको जिस तरह से लिखा था, एक्स एम इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी डायमैग्नेटिक में कैसी होगी, पैरा में कैसी और फेरो में कैसी। देखो, मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी को हम इस सिंबल से लिखते हैं। ये जनाब वाला आपके पास नेगेटिव होगी, फिर एक दफ़ा में ये पॉजिटिव भी होगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके पास एक दफ़ा ये बहुत ज़्यादा वैल्यू में होगी, आप लिख सकते हैं वेरी लार्ज, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और वेरी लार्ज। वेरी लार्ज का मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू में आएगी। अब इसकी प्रेडिक्शन अभी तक मैंने नहीं की कि डाया में आया पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये मैं अब आपको यहाँ लिखने लगा हूँ, सामने आप देख सकते हैं। नेगेटिव किस में होगी, ये डायमैग्नेटिक में होगी। ये आज का टॉपिक सारा इसी पे है, ये आगे देखेंगे जाके कि भाई क्यों होगी। पॉजिटिव कब होगी जी, पैरामैग्नेटिक में होगी। और वेरी लार्ज किस में होगी जी, फेरोमैग्नेटिक में होगी। ये नोट करना है तो कर लें जल्दी से, शाबाश।
गर्ल में से कौन कौन आया आज? अलीज है, अंबर फातिमा आई है। अंबर फातिमा पिछली क्लास में तुम आपने क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन ये है कि रिस्पांस कोई नहीं आया। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको जो है ना बुलाया है क्लास में, लेकिन पता नहीं आप थी ही नहीं थी। और लॉरेंस भी आए हुए हैं, मुसरत परवीन है, यस सर। रुकैया रमजान। यही हाल था शेरबानो का, ये भी नहीं थी। सिदरा मुरीद जो थी। सिदरा मुरीद, आपका वो क्या इशू था? क्विज वगैरह का प्रॉब्लम था कोई? जी सर, वो सॉल्व नहीं हुई थी मुझसे। ये सॉल्व नहीं हुए या स्लेट का था? ये क्या मसला मसाइल था? सर वो सिक्योरिटी वाला जो टिक सेलेक्ट करनी होती है वो मुझसे हुआ ही नहीं था। नहीं, वो तो जो ऑप्शन उसने आपको दी होगी ना कि आप कुछ भी सिलेक्ट करें, तो उसको सिलेक्ट कर लेते बस। सर पहले हो जाता था, पता नहीं क्या हुआ था, हो ही नहीं रहा था मुझसे। चले वाल वो जहाँ पे भी है वो अपने पास रखे, कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला फैक्टर डिस्कस अभी किया है जो है जी मैग्नेटिक सेसेबिलिटी का। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं तो दूसरा फैक्टर हमने भी देखा था, जिसको मैंने कहा था रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है जी। और रिलेटिव परमेबिलिटी का भी मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था, वो मैं शॉर्ट डिस्कस करूँगा। मैं वो करवा चुका हूँ। वो हमने लिखा कुछ इस तरह से था कि रिलेटिव परमेबिलिटी जो है रेशो में आती है म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट था। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू मैंने एक्सेसिबिलिटी की हम म्यू आर से लिखते थे। अच्छा, अब वही बात आ गई, जनरल बात अभी लिख दी है, ये डिफाइन नहीं किया अभी तक मैंने कि भाई ये डाया में कैसी होगी, फेरो में कैसी होगी और पैरा में कैसी होगी। तो आपके पास जो है ना पहली में मैंने लिखा है कि रिलेटिव परमीबिलिटी लेस देन 1। तो बेसिकली ये जो लेस देन 1 वाली बात है ना जी, ये होती है डायमैग्नेटिक में। और ग्रेटर देन 1 जो है ये आपके पास किस में होगी जनाब? पैरामैग्नेटिक में। और फेरो में क्या होगा जी? वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 आएगी। इसको भी नोट करना जल्दी से कर लें, मैं फिर इसको रेस करके आगे चलता हूँ। और थर्ड फैक्टर जो था टेम्परेचर के लिहाज से जो है ना, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का भी फैक्टर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं।
मैग्नेटिक सेसिबिलिटी जो है ना जी, एक फैक्टर में तो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक में क्या होगी जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, और एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगी ही, लेकिन साथ वो क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर का भी इफेक्ट रखेगा। और क्यूरी टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे फेरो जो है, फेरोमैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, फेरो टू पैरा। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर किस में होगी जनाब वाला, वो होगी आपके पास डाया में। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पैरामैग्नेटिक पे, और जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक है उसमें आपको ये इस किस्म का जो बिहेवियर है ये मिलेगा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगी, लेकिन क्यूरी टेम्परेचर भी होगा, खास टेम्परेचर तक जाएगा। उस टेम्परेचर के बाद फेरो क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा जी, पैरा में। ये भी आप नोट करें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है कि इसमें आया मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये चीज़ हम डिस्कस करके फिर हम दूसरी क्लास में लैंग्वेज एंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरी क्या थी। इसको करना है नोट तो कर लें। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, हाउ वी क्लासिफाई डाया पैरा फेरो। ठीक है, तो ये चीज़ है थोड़ी सी कि हम भी इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा क्लास, इसको क्लासिफाई करने के लिए पहली तो बात ये होगी कि हम दो चीज़ डिस्कस करते आते हैं। ठीक है, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं एटम्स को, या आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, शुरू से आप इन दो फिनोमेना को डिस्कस करते आते हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन होती है जी किसकी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है,
और यह ऑप्शन आपके पास होती है जी मैग्नेटिक फील्ड की। पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब आपने बिहेवियर ऑफ सॉलिड देखना हो ना, तो सॉलिड का बिहेवियर देखने के लिए यानी आपको लेट्स सपोज किसी सॉलिड का बिहेवियर देखना है, तो हाउ वी चेक देम। तो वो सॉलिड का बिहेवियर देखने के लिए हम उस पे हमेशा क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। खैर, अब आपके पास बी जो अप्लाई करते हैं इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ये भी आपको बात पता है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। और मटेरियल जो मैग्नेटाइज होगा जिसको आप ये चैनल फील्ड दे रहे हैं वो या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या फिर इसकी पैरेलल डायरेक्शन। मतलब क्या है, दो डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। जिस डायरेक्शन में मटेरियल मैग्नेटाइज होगा उसको हमने देखना है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि आपके पास अगर मटेरियल है कोई, मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, डायमैग्नेटिक। और इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये दोनों के दोनों वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। दोनों के दोनों क्या होंगे जी, वीकली मैग्नेटाइज होंगे। दोनों कौन कौन से हैं जी, पैरामैग्नेटिक और आपके पास कौन सा है जी, डायमैग्नेटिक। ये क्या होंगे दोनों जी, वीकली मैग्नेटाइज होंगे। हाँ, अलबत्ता फेरोमैग्नेटिक जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कौन होगा जी, फेरोमैग्नेटिक। तो दो बातें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं कि अगर जो मटेरियल जिसको आप देखना चाह रहे हैं बिहेवियर, अगर वो मैग्नेटाइज हो जाता है नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है अप्लाइड फील्ड के, तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर वो मैग्नेटाइज हो जाता है इन सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड,
तो फिर आपके पास क्या कहलाएगा जी, वो पैरामैग्नेटिक कराएगा। ठीक है जी, ये है जी एक थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको इन तीनों में बता दिया है। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं ताकि आगे चलें फिर। जरशान सलीम, आज आज खैरियत है? जरशान सुन रहे हैं आवाज मेरी? जी, जी सर। मैं कहा खैरियत तो है आज? जी सर। आज आ किस तरह का क्लास में तुम? सर असल में पहले रमजान था तो इसलिए पहले वाली क्लास मिस हो जाती थी। यार कमाल होगी, तुम्हारा शुरू से यही हालात है। पहले वाली का क्या मतलब है? और स्टूडेंट क्लास लेने आते थे ना, तो तुम जी सर। बहरहाल ये तुम देख लो खुद, इसमें तुम्हारे मार्क्स कम होते हैं तो फिर इसमें मेरा कसूर जो है ना वो कोई नहीं है। तुम्हें मैं कह के थक गया हूँ कि यार क्लास से लिया करो, क्लास से लिया करो। ठीक है, उसके बावजूद अगर क्लास को नहीं लेने आ रहा तो मैं क्या कर सकते हैं? क्यों जी विकास, सर ऐसा ही है इंशाल्लाह ना? सर रिमेन। जी सर बिल्कुल। जिशान गिल भी हैं आज? क्या अच्छा, सर? तैयब इकबाल जो है वो भी मेरे ख्याल होंगे, उम्मीद तो है। तैयब इकबाल, तैयब मेरा ख्याल इस समय नहीं है। चलो बहरहाल ये एक शॉर्ट रिव्यू दिया है मैंने, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा ज़रा। देखो बात ये है कि जो सॉलिड है ना जी, वो आपके पास विदाउट एटम तो नहीं बन सकता। ये तो पहली बात तो कंफर्म हो गई। उसमें क्या है जी? एटम है। और एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हो तो कोई बताएगा मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? जी सर, सर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। शेल्स के, उनकी हम जो है एक तरतीब में बताते हैं उनको। बहरहाल ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देख लेते हैं कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी है शेल्स के अंदर। शेल्स अब कौन कौन से हैं आपको पता है? वो शेल के एलेमन की हम एक पूरी स्टोरी, क्योंकि मेरा वो कोर्स नहीं है तो वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, लेकिन आपके साथ तो ज़ाहिर सी बात है वो कोर्स इस टाइम नहीं है ना, तो वो यहाँ मैं पढ़ाऊँगा तो वो फिर सही नहीं रहेगा। तो के एल एम एन बेसिकली शेल्स होते हैं, इनके अंदर हम फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं और उसके लिए आपको पता बड़ा एक नाउन फार्मूला होता है 2n²। 2n² के थ्रू हम क्या करते हैं जी, चेक करते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। और अब इसमें इन शॉर्ट बात अगर हम करें तो आपके पास देखो एटम है ना, ठीक है, जो सॉलिड के अंदर है। और एटम के अंदर क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अगर एटम इवन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के जो एटम हैं अब इसमें कौन कौन से लिख सकते हैं? लेट्स सपोज 12 लिख लो, 14 लिख लो, 16 लिख लो। तो ऐसे मटेरियल कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपके पास क्या होते हैं जी? डायमैग्नेटिक होते हैं।
तो सर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा हमारे पास डायमैग्नेटिक। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि 2 इवन है या ऑड है। सर इवन। हाँ, तो ये इवन सीरीज की बात मैंने ऊपर की है ना अभी आपके साथ। जी सर। यस सर, ये भी कह सकते हैं कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फिल होंगे कंप्लीट। नहीं, कंप्लीटली फील्ड वाली तो बात नहीं ना है। कंप्लीटली फील्ड होंगे तो वो तो किसी भी उसमें रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीट फिल नहीं होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल जो है वो हाफ फिल्ड हो लाजमी, वो कंप्लीट फिल ना हो। जी ठीक है सर। ठीक है, अगर वो कंप्लीट फील्ड होगा तो उसका बिहेवियर भी हम आगे देखेंगे कि वो कैसे है कंप्लीट फील्ड। ठीक हो गया जी। इसलिए मैं कहा ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, वो मैं यहाँ डिटेल से नहीं करवा रहा। तो इन सिंपल बात याद रखें कि अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ इफ 1 इलेक्ट्रॉन in outermost shell, तो वो जनाब वाला क्या कहलाएगा मेरे पास, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है जी। और अगर आप अगेन भी देखें ना तो आपको थोड़ा सा मज़ीद भी आइडिया हो जाएगा। अगर मैं इवन नंबर लिखो 12 14 एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको पता है। एक तो मैं इवन के लिए लिखूंगा, एक मैं ऑड के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो आप ये देखें, इवन के लिए अगर लिखूंगा तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर। अब बात ऐसे है कि आपके पास हम आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो क्यों, पहली तो बात हम ये कहेंगे क्यों करते हैं ये आउटर मोस्ट शेल की। अगर आप गौर से देखो तो ये इवन सीरीज ही चल रही है 2 2 6 2 2 2 6 2। तो अगर हम किसी एक शेल को स्टडी कर लेंगे तो वो सब के सब ही इक्वल हो, यानी सबका हमें बिहेवियर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर देखो तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमने हमेशा आउटर शेल की बात करनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ऑब्वियसली ये जो बिहेवियर शो करेगा ये डायमैग्नेटिक का बिहेवियर होगा। अच्छा, अगर मैं ऑड के लिए लिखता हूँ तो ऑड के लिए लिखूं तो क्या बनेगा जी, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, साथ लिख लो 3s1। अब तुम यहाँ पर फर्क देख सकते हो। अब मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ, ये देखो ये इवन है और इसमें कितने हैं जी, ऑड है। ठीक है, दो तरह के हो गए ना, एक इवन हो गया और एक ऑड हो गया। तो ऑड जो है वो 1 और 2 जो है वो इवन हो गया। तो ये बिहेवियर जो है थोड़ा सा, ये ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में इस किस्म का बिहेवियर हो जो मैंने अभी लिखा है तो वो डायमैग्नेटिक की हिस्ट्री में आ जाते हैं, अदरवाइज इवन की तो है। आज विकास क्लियर है ये बात तुम्हें, वसीम अफजल आपको? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है, यानी कि उनकी सर स्पिन जो है वो अपोजिट होती है, इस वजह से वो कैंसिल आउट स्पिन हो जाती स्पिन की बात अभी आगे करते हैं ना। स्पिन को अभी मैं इसलिए लेके नहीं आया दरमियान में कि फिर तुम लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। सारे लोग ऑब्वियसली एक तरह से नहीं बात समझते ना। ठीक है, तो ये मैंने एक शॉर्ट बात की है क्योंकि सॉलिड को एटम बनाते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, हम आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5। अब ये क्वेश्चन है कि हाँ जी ऐसा क्यों होता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक होगा
और अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्यों है, ये हम बेसिकली इनको थ्योरीज की बेस पे स्टडी करेंगे कि जी ऐसा क्यों होता है, वाई। तो ये तो मैंने आपको एक इन शॉर्ट बात जो है वो बता दी, ठीक है। तो इवन की बात जब मैंने की थी तो उसमें भी आपको मैंने ये कहा कि वो सब के सब शेल का बिहेवियर जो है वो सेम था। तो हमने क्या लिया, हमने एक आउटर मोस्ट शेल ले लिया और हमने कहा कि भाई ये इवन है तो इन सब का बिहेवियर भी सेम होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर दो हैं, अगर हम इवन का केस लें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एक की स्पिन हाफ होगी, दूसरे की भी हाफ होगी, वो दोनों मिल के स्पिन बनाएंगे। क्यों जी, अवकाश क्लियर है तुम्हें बात? जी सर क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे, अगर इवन का केस लें जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है वहां पर देखिए मैंने 2 को फिर इवन भी लिखा है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली हाफ ऑफ स्पिन में वो डिवाइड हो जाएंगे। एक क्लॉकवाइज होगी, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जो हमारे पास क्लॉकवाइज होती है वो पॉजिटिव से लिखते हैं, नेगेटिव से लिखते हैं? जी रुकैया रमजान आप बताएंगी। क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक हो गया। हाँ जी अंबर फातिमा, ये इन्होंने पॉजिटिव बताया, आया ये ठीक है या रॉन्ग है? ज़रफ़शान तुम भी बताओ। यस सर। ठीक है, आपकी तो नेट का इशू लग रहा है मुझे बहुत। तो बहरहाल यस सर। बिलाल नहीं आए, बिलाल अली जैन आप यस सर, यस सर, यस सर। जी सर, अच्छा बिलाल, तुम्हारे तो यस सर। तुम्हारी रिपोर्ट जो है ना जी वो बहुत आगे तक है पहुंची हुई कि तुम्हें बड़ी जल्दी है प्रोजेक्ट खत्म करने की। तो इस वीक में खत्म कर रहे हो या अगले वीक में कर रहे हो? सर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट की बात करें ना आप? यस। सर प्रेजेंटेशन तो हमारी हो गई हुई है, तो अब सर ने हमें चैप्टर दिए हुए हैं, वो 1-2 दिन में मैंने अब रखवानी है। इसकी प्रेजेंटेशन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, अब देखते हैं मजीद। चलो गुड हो गया यार, जल्दी खत्म करो। मुझे सर ने बताया था कि सर वो बिलाल थोड़ा सा जरा परेशान है, बाकी लोग जो है वो आते नहीं, वो मुझे पता है कौन कौन से, अब नाम मैं नहीं लूंगा उनका। तो क्या कर सकते हैं, जो नहीं आएगा फिर उसके मार्क्स भी कम होंगे और आपको पता है प्रोजेक्ट फेल फुल फेल। यस सर, आपने मुझे बताया था, हाँ मुझे तो याद है ये बात। ये रूल है, अब इसमें कुछ हम चेंजिंग नहीं कर सकते। इसी तरह जो लैब के कोर्सेज हैं, लैब फेल फुल फेल, ये भी प्रॉब्लम एक है। लैब को तुम्हें नजर आता है 2 क्रेडिट आवर का कोर्स, ठीक है 2-1 चलता है, वो अगर है तो फिर वो फुल फेल हो सकता है। तो मैंने इसमें 2 बातें की कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में तो ऑब्वियसली एक एक्ट करेगा वहां पर एंटी क्लॉकवाइज और एक करेगा जी क्लॉकवाइज। अब दोनों की जो स्पिन है वो हाफ हाफ ही है, इसकी भी हाफ है इसकी भी हाफ है, मगर एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस से लिखते हैं और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव से लिखते हैं। तो सर ये एंटी को पॉजिटिव नहीं लेते? एंटी को मेरा ख्याल तो नेगेटिव लेते हैं, हो सकता है मैं इसमें मेरे माइंड में ना हो, लेकिन ये कंफर्म करके मुझे बताओ ना अगले सेशन में, ठीक है? सर नेगेटिव ही लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव, सर हाँ नेगेटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज।